So it says which of the following definitions related to insolvency and bankruptcy code are not mentioned correctly. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लेकर के कौन सी डेफिनेशंस जो हैं वो करेक्टली मेंशन नहीं है, उसके बारे में आंसर आपको पोस्ट करना है. इंसॉल्वेंसी इज व्हेन एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अनएबल टू मीट इट्स आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल डेब्ट टुवर्ड्स इट्स लेंडर एज इट बिकम्स ड्यू. Bankruptcy is when a person voluntarily declares himself as a insolvent and goes to the court. Corporate debtor means an individual who owes a debt to any person. ऑप्शन डी डेट इज ऑल ऑफ द अबव. तो हमने बताना कि कौन सी डेफिनेशन जो है वो सही नहीं बताई गई है, उसके बारे में आंसर पोस्ट करना है. सो जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दीजिएगा. आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ओवर हियर. सो डू पोस्ट योर आंसर एट द अर्लीस्ट. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अगर कोड की बात करते हैं तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी होती ही इस बारे में है. इंसॉल्वेंसी यानी कि बाकी आपको कह दें कि आप भाई आप पे नहीं कर पा रहे हो डेप्ट को, आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, कोर्ट ऐसा कह देती है. और बैंक्रप्सी जब आपको लगता है कि मुझे को लगता है कि मैं खुद ही दिवालिया हो गया, मैं खुद ही कोर्ट के पास चला जाता हूँ, वॉलंटरी चला जाता हूँ कि भाई मेरे से पे नहीं हो रहा है, अब देखो इसका क्या करना है. ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं. और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हमने बात करनी है तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो करेक्ट है, बट ऑप्शन सी को ध्यान से देखिएगा. इट पर्टिकुलरली सेज कि कॉर्पोरेट डेप्टर जो होता है, जो कॉर्पोरेट डेप्टर होता है वो बेसिकली कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, वो बेसिकली एक कॉर्पोरेट पर्सन होता है. इट्स अ कॉर्पोरेट पर्सन बट नॉट एन इंडिविजुअल. सो कॉर्पोरेट डेप्टर इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट्स अ कॉर्पोरेट डेप्टर, राइट. सो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट मेंशन्ड करेक्टली, वो यहाँ पर सही से मेंशन नहीं की गई है. दैट इज नॉट आंसर्ड करेक्टली ओवर हियर, सो दैट विल बी आंसर. इसी तरह से एक डेफिनेशन होती है ऑपरेशनल डेप्ट. ऑपरेशनल डेप्ट एक क्लेम होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, ऑपरेशनल डेप्ट का मतलब होता है कि आपका कोई क्लेम है, यानी कि गुड्स के बदले में, सर्विसेज के बदले में कोई जो क्लेम आपका पड़ा है उसको हम ऑपरेशनल डेप्ट कहते हैं. ठीक है, यानी कि जो कोई आपके किसी टाइम की बीइंग आपको पे होना चाहिए था. ठीक है, एंड फर्दर पेएबल था किसको, पेएबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और टू एनी लोकल अथॉरिटी. उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू द ऑपरेशनल डेप्ट ओवर देयर. एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होते हैं हुज क्लेम अराइज फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन ऑन ऑपरेशंस. उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कहते हैं, राइट. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. तो मेन पिलर्स कौन कौन से हैं आईबीसी के, इसको आईबीसी के नाम से भी जाना जाता है. तो आईबीसी के पिलर्स कौन कौन से हैं. इट सेज इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. तो कौन कौन से पिलर्स हैं यहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के. देखो 4 पिलर्स हैं टोटल 4 पिलर्स रहते हैं एंड आप इनको याद कर सकते हैं IIAT के नाम से. IIAT के नाम से आप इन पिलर्स को याद कर सकते हैं. फर्स्ट आई जो है दैट्स द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से रिलेटेड है. सेकंड जो आई है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज. जो ए है दैट्स द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज. एंड जो टी है दैट्स रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि IBBI के बारे में बात की जा रही है. तो ये टोटल 4 पिलर्स हैं आपके IBC 2016 के, यानी कि 4 महत्वपूर्ण जो पार्ट हैं IBC 2016 के. फर्स्ट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यहाँ पे गिवन है, बिल्कुल गिवन है. इंफॉर्मेशन जो आपके पास यूटिलिटीज है वो गिवन है, बिल्कुल गिवन है. IBBI भी गिवन है. ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज गिवन नहीं है. तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है दैट्स एक्चुअली नॉट अ पिलर ऑफ IBC. ठीक है, वो होता है यहाँ पर कमेटी होती है इसके बीच में, लेकिन दैट्स नॉट अ पिलर. तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो यहाँ पर सही नहीं है. और आंसर क्या रहेगा, A, B एंड D. A, B एंड D जो रहेगा दैट शुड बी द आंसर इन दिस रिगार्ड. ठीक है, तो A भी सही है, B भी सही है एंड D भी सही है. क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी जो है दैट शुड बी रिलेटेड, या तो क्वेश्चन होना चाहिए था कि कौन सा पार्ट नहीं बनेगा उसके रिलेटेड होना चाहिए था. ठीक है, तो आपको 4 पिलर्स पता लगे. IIAT से आप उनको याद कर सकते हैं कि 4 पिलर्स रहने वाले हैं, राइट. चलो
अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इट सेज which of the following related to regulatory authority and insolvency professionals is mentioned correctly। यानी कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनसे रिलेटेड कौन सी चीज को करेक्टली मेंशन किया गया है उसके बारे में आंसर पोस्ट करना है। इट सेज आईबीबीआई इज इंटरेस्टेड टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड द प्रोसेस। कि आईबीबीआई को कहा गया बेसिकली उन्होंने क्या करना है, रेगुलेट करना है। कि उन्होंने क्या करना है, रेगुलेट करना है, प्रोफेशन को भी एंड प्रोसेस को भी रेगुलेट करना है। एंड फॉर द सेकंड वन सेज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर लाइसेंस्ड बाय द आईबीबीआई। यानी कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं वो लाइसेंस किए जाते हैं किसके द्वारा, आईबीबीआई के द्वारा, बट नॉट रेगुलेटेड बाय द आईबीबीआई। लेकिन आईबीबीआई उनको रेगुलेट नहीं करता है। एंड फॉर द थर्ड वन इट सेज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज and information utilities are under the regulatory supervision of IBBI। और ऑप्शन डी दैट इज बोथ बी एंड सी। हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हैं उनके बारे में आंसर पोस्ट करना। वी आर टू आंसर अकॉर्डिंगली। देखो IBBI जो होता है इसका क्या फुल फॉर्म है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBBI? इट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। जो मेजर टास्क है आईबीबीआई के पास दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, वो किस चीज से रिलेटेड है कि इन्होंने प्रोफेशन एंड प्रोसेस जो रहता है आईबीसी का, ठीक है, आईबीसी का यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो प्रोसेस है, जो प्रोफेशन है, उसको रेगुलेट करना है, उसको रेगुलेट करना है। तो पहली ऑप्शन जो है दैट्स द करेक्ट वन, ये तो बिल्कुल सही है यहां पर। ठीक है, सेकंड क्या कहती है कि इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो क्या होते हैं एक्चुअल में। अगर हम देखें इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होते हैं, दीज आर द फ्रंट वॉरियर्स, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर काम करेंगे, जो आईबीसी को इंप्लीमेंट करते हैं वो होते हैं आईपीस, यानी कि इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं। एंड इन प्रोफेशनल्स को लाइसेंसिंग कौन करता है, इनकी लाइसेंसिंग की जाती है आईबीबीआई के द्वारा। जो आईबीबीआई होता है वही इनको रजिस्टर करता है, आईपीस को, वही इनकी लाइसेंसिंग करता है। एंड फर्दर ये आईपीस जो होते हैं ये कौन सा रोल प्ले करते हैं, These do play the role of IRP, जो इंटरिम आपके पास रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं उनका रोल प्ले करते हैं। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी कि आरपी का रोल प्ले करते हैं, लिक्विडेटर का रोल प्ले करते हैं, बैंक्रप्सी ट्रस्टी का रोल प्ले करते हैं। सो दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो आईपी एंड टू एंड जॉब करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रोल। तो इनके डिफरेंट रोल हो सकते हैं। दीज कैन बी द इंटरिम resolution professionals, these can be the resolution professionals, these can be the liquidators, right? तो ये end to end जो perform करते हैं, right? तो ये आंसर यहाँ पर है इनका। ये basically that is actually related to the IEP over there, insolvency professionals के बारे में। तो insolvency professionals are licensed by IBBI but not regulated by IBBI, ऐसा कहा गया। जबकि एक चीज को समझने की कोशिश करो कि जो IBBI है यही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट भी करते हैं, उनको सुपरविजन भी करते हैं। तो आईबीबीआई करता है। सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लाइसेंस्ड बाय आईबीबीआई, ये तो सही है, लेकिन नॉट रेगुलेटेड बाय आईबीबीआई, दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये तो सही नहीं हुआ फिर उसके हिसाब से। एंड फर्दर इट सेज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज अंडर द रेगुलेटरी सुपरविजन ऑफ आईबीबीआई। यानी कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज इवन जो होती हैं, दोज आर अंडर द रेगुलेटरी प्रोविजंस। तो ये वाले भी करेक्ट है ऑप्शन, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ए भी करेक्ट है एंड सी भी करेक्ट है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई वॉन्ट कि आप सभी भी पार्टिसिपेट जरूर करें क्वेश्चंस के आंसर्स को देने के लिए। अपना जो भी आप पर्टिकुलर आंसर देना चाहते हैं आप जरूर आंसर कीजिएगा। एंड एज आई टोल्ड यू, आप अपने डाउट्स भी जरूर मेंशन कीजिएगा। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उतना ज़्यादा बेटर वे में आंसर भी कर पाएंगे और उतना ज़्यादा उसको आप याद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, उसके बारे में बताना है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, क्रेडिटर्स, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड फर्दर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द adjudicating authority? This is a
पिलर ऑफ द एजुकेटिंग अथॉरिटी, लाइक आई टोल्ड यू IIAT जो था आपके पास, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये पिलर है। तो आपको फटाफट से यहाँ पर आंसर पोस्ट करना है। एक आंसर यहाँ पर पोस्ट किया गया है डेट सेज NCLT, कि जो NCLT है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी है। आई वॉन्ट दी अदर्स आल्सो टू पार्टिसिपेट, कि आप सब भी पार्टिसिपेट करो, राइट, आप सभी भी पार्टिसिपेट करो कि क्या क्या आंसर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट करना आपको, ठीक है। तो क्या आंसर रहने वाला है, तो एक आंसर और पोस्ट किया गया यहाँ पर राजेश घोष जी के द्वारा कि जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है वो NCLT ही होती है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, ताकि जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है कॉर्पोरेट एंटिटीज का वो पर्टिकुलरली किया जा सके, ठीक है। यानी कि कंपनीज हो गई, LLPs हो गई, कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गई, जिनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है किसी भी कानून के अंतर्गत, उनके लिए एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन होएगा, NCLT होएगी, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होने वाली है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डेफिनेटली इट्स द राइट आंसर, ठीक है जी। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज नॉट मेंशन करेक्टली। तो देखो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं CIRP। क्या कहते हैं, CIRP, यानी कि कॉर्पोरेट आपके पास जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है CIRP, जब आप स्टार्ट करते हो उसके साथ रिलेटेड कौन सी चीज करेक्टली मेंशन नहीं है, यू नीड टू आंसर ओवर हियर। वीडियो अगर आप पसंद कर रहे हो एंड यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम द वीडियो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। आपके लाइक्स बेसिकली हमें ये बताते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है एंड आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। तो काइंडली डेट इज पर्टिकुलरली रेप्लिकेटिंग योर बिहेवियर टुवर्ड द वीडियो। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। एंड लेट्स स्टार्ट द पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हियर कि CIRP क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं एंड साथ के साथ ये बताना आपको कि कौन सी जो चीज़ है वो सही नहीं है CIRP के बारे में, राइट। इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है कैन बी इनिशिएटेड व्हेन एन इंडिविजुअल डेब्टर कमिट्स टू डिफॉल्ट, एंड द सेकंड वन सेज द डिफॉल्ट अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 10 crores. It is saying the particular amount should be greater than 10 crores or more, and further it can be initiated by corporate debtor itself only, all of the above. So which of the following would be the right answer in this regard? क्या आंसर सही रहने वाला है इस रिगार्ड में, हमने बताना कि कौन सी ऑप्शन सही नहीं है। तो CIRP के बारे में कौन सी ऑप्शन सही नहीं है उसके बारे में आपको फटाफट से आंसर पोस्ट करना है। एंड आई वांट कि आप सभी यहाँ पर आंसर जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दें एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है दैट कैन बी इनिशिएटेड बाय अ कॉर्पोरेट डेब्टर। ये ठीक है, यानी कि अगर कोई कॉर्पोरेट डेब्टर डिफॉल्ट करता है और डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, नॉट 10 करोड़, नॉट 10 करोड़, 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ये कॉर्पोरेट डेब्टर के द्वारा भी इनिशिएट किया जा सकता है। एंड इनिशिएशन जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी कर सकते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट डेब्टर खुद भी कर सकता है, कॉर्पोरेट डेब्टर खुद भी कर सकता है अगर वो खुद ही चला जाता है, ठीक है। या फिर जो उनके क्रेडिटर्स हैं, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, या फिर जो कॉर्पोरेट डेब्टर खुद है, तीनों कर सकते हैं, ठीक है। एंड एप्लीकेशन कहाँ पे जमा होगी, अगर इन्होंने CIRP का प्रोसेस चलाना है तो एप्लीकेशन कहाँ पे जमा होगी, एप्लीकेशन जमा होगी NCLT में, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ये एप्लीकेशन जमा होनी होती है। एंड फर्दर फर्स्ट वन क्या कह रहा था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड व्हेन इंडिविजुअल डेब्टर कमिट्स अ डिफॉल्ट। बिल्कुल, जब डिफॉल्ट कमिट होएगा तभी इनिशिएट होएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो डिफॉल्ट कमिट होएगा इंडिविजुअल डेब्टर के ऊपर होती है, नॉट अगेन, देखो मैंने आपको बताया था ये कॉर्पोरेट डेब्टर के बारे में, दिस इज नॉट रिलेटेड टू इंडिविजुअल डेब्टर, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो तीनों की तीनों ऑप्शंस जो हैं दोज आर नॉट मेंशन टू बी करेक्ट, तो आंसर क्या रहेगा, डेफिनेटली तीनों ही गलत है, तो ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। तो देखो बेसिक्स को समझने की कोशिश करनी है कि जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस है IBC का, ये इंडिविजुअल से रिलेटेड तो है ही नहीं है, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डेब्टर्स, जो कॉर्पोरेट डेब्टर्स से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, राइट। तो अगर अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो आप CIRP को स्टार्ट कर सकते हो, और फाइनेंशियल डेब्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, और थर्डली जो कॉर्पोरेट डेब्टर है वो खुद भी इनिशिएट कर सकता है, उसको NCLT में यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाकर के एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू दिस द प्रोसेस, राइट, CIRP से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं
एंड डेफिनेटली आई वांट द आंसर्स फ्रॉम योर साइड दिस टाइम, ठीक है। तो आप सभी को आंसर पोस्ट करने हैं। डिफाइन मॉरेटोरियम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो मॉरेटोरियम क्या होता है उसके बारे में बताना आपको। इट इज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज नो रीपेमेंट टू बी मेड। Moratorium period is defined and calculated by IBBI. NCLT will declare the moratorium period from the date of the commencement of insolvency till the completion of the same. और option D, that is all of the above. तो IBC के अकॉर्डिंग जो moratorium होता है वो क्या होता है, what is moratorium in that scenario? IBC की जब हम बात करते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात करें 2016 वाले की, तो moratorium क्या होता है उसके बारे में आपको आंसर पोस्ट करना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप आंसर पोस्ट कर दीजिए। देखिए मॉरेटोरियम डेफिनेटली ये हॉलीडे पीरियड वाला तो नहीं है, हॉलीडे रीपेमेंट हॉलीडे वाला मॉरेटोरियम तो नहीं है। तो ऑप्शन ए तो यहां पर आंसर नहीं रहने वाला है। ऑप्शन ए तो यहां पर आंसर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो तो होता है आपका मॉरेटोरियम लोन के केस में। क्या आप लोन के केस में रीपेमेंट हॉलीडे देते हो कि भाई इस टाइम के दौरान आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हाउसिंग लोन के केस में मॉरेटोरियम मैक्सिमम जो होता है वो 18 मंथ्स का होता है, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 18 मंथ्स का मॉरेटोरियम होता है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं होता कि इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, उस टाइम के दौरान इंटरेस्ट भी पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर वो तो आंसर नहीं है, खैर ठीक है। सेकंड पे देखते हैं, मॉरेटोरियम इज डिफाइंड एंड कैलकुलेटेड बाय आईबीबीआई। तो आईबीबीआई का कोई लेना देना नहीं है, वो तो रेगुलेशन से रिलेटेड है। ये डिफाइन जो होता है, कैलकुलेशन जो होती है वो आईबीबीआई तो नहीं करता है, दैट इज नॉट एक्चुअली डन बाय आईबीबीआई। तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया यहां पर गलत, ठीक है जी। एनसीएलटी विल डिक्लेयर द मॉरेटोरियम पीरियड। ये कहते हैं कि एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो मॉरेटोरियम को डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि जब से आपने इंसॉल्वेंसी को स्टार्ट किया है और जब तक वो सेम कंप्लीट नहीं हो जाती है, यानी कि जो भी सूट फाइल किए गए हैं, ट्रांसफर ऑफ एसेट करनी है या फिर फोरक्लोजर करना है, रिकवरी करनी है, एनफोर्समेंट करनी है, जो कुछ भी तय करना है, जो कुछ चीजें भी करनी है, तो एनसीएलटी ही जो है वो डिक्लेयर करता है, विच इज एब्सोल्युटली मेंशन्ड टू बी करेक्ट। तो यहां पर मॉरेटोरियम की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी जो है दैट्स एक्चुअली मेंशन्ड टू बी करेक्ट, ठीक है। यानी कि वो टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में शुरू होने से लेकर के इंसॉल्वेंसी का जब आपसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, वो पर्टिकुलरली होता है मॉरेटोरियम इन केस ऑफ आईबीसी के केस में, ठीक है जी। ये सभी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो जल्दी से जल्दी यस लिख करके मैसेज कर दीजिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर हो गया है। बहुत लेट आए हो आप, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एज पर द आईबीसी 2016। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में बताना है कि क्या होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में। अच्छा एक चीज बताओ कि आईबीसी के केस में आपने आरपी के बारे में सुन लिया। आरपी होते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, ठीक है, या फिर होते हैं आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं। ये कामकाज होता है वो आईपी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन रेजोल्यूशन प्लान नाम की भी एक चीज होती है, उसको भी आरपी कहा जाता है, उसको भी आरपी ही कहा जाता है। रेजोल्यूशन प्लान जो है पर्टिकुलरली कौन प्रोवाइड करता है, दैट बेसिकली वो क्या चीज के बारे में बताता है वही बता दो कि आरपी एक्चुअल में आपको बताता क्या है। इन बिटवीन आप यहां पर क्वेश्चन का आंसर भी कर दो और साथ के साथ ये भी बता दो कि आरपी एक्चुअल में करता क्या है। तो रेजोल्यूशन प्लान जो है वो यहां पर जो पेमेंट होती है, जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, उसकी जो भी कॉस्ट है एंड लिक्विडेशन वैल्यू जो प्रोवाइड करनी है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, उनके बारे में बताता है। देखो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एक होते हैं, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। इनकी प्रायोरिटी जो होती है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की वो ज्यादा होती है एज टू डेट ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। एंड उसके बाद पर्टिकुलरली आप किस तरह से इसको पे करेंगे, क्या लिक्विडेशन का प्रोसेस है, वो सब चीजें किसमें आती हैं, रेजोल्यूशन प्लान में आती हैं। किसमें आती है, रेजोल्यूशन प्लान में आती हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जिसको हम आईएम के नाम से जानते हैं। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक्चुअल में जो होता है, मैं पहले बेसिक आपको बता देता हूं, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो एक कंपाइलेशन है, यानी कि पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है कॉर्पोरेट डेब्टर के ऊपर, ठीक है।
तो सीडी यानी कि कॉर्पोरेट डेप्टर से रिलेटेड आपके पास जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी पूरी की पूरी जो कंपाइलेशन होती है उसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं। एंड जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी होता है वो यहां पर इस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, यानी कि आईएम जो होता है ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बनाता है। और किसके बारे में होता है? ये कॉर्पोरेट डेप्टर के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर अवेलेबल होती है। इसमें चाहे उसके एसेट्स हो गए कॉर्पोरेट डेप्टर के, चाहे उसकी लायबिलिटीज हो गई, चाहे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, चाहे उसकी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हो गई, अगर उसने अमाउंट क्लेम किया था, कोई अमाउंट एडमिट किया था, या उसके कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसी ने रखा हुआ था, ठीक है, कोई भी डेट उसका ड्यू था, सब चीजें ए टू जेड फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ हर एक चीज जो होती है वो उसकी कवर होती है, राइट। तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पोस्ट कर दीजिए, व्हाट वुड बी द आंसर इन दैट रिगार्ड, और फटाफट से वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। लेट्स ऑल आंसर दीज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, कंपाइलेशन ऑफ एंटायर इंफॉर्मेशन ऑन कॉर्पोरेट डेप्टर, सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पार्ट है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आरपी प्रिपेयर करता है, ये भी बिल्कुल सही हो गया। Option C says it includes assets and liabilities as on the insolvency commencement date, latest financial annual statement होती हैं etc. सब चीजें कवर होती हैं, बिल्कुल सही है, ये पार्ट भी कवर है। It is also include debt due or from the corporate debtor, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सही है। यानी कि सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर those are mentioned to be correct, those are mentioned to be correct। तो जनरली जो आपके पास होती हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट द सेम, ताकि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाए, इसलिए ऑप्शंस 5 बनाई गई हैं। अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस आती हैं वो 4 ही आती हैं। सो ऑप्शन ई ओवर हियर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ई ओवर हियर विल बी द राइट आंसर। सीआईबी के नए बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम द अगस्त ऑनवर्ड्स। तो अगस्त में सीआईबी का नया बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो 3 महीने में पूरी की पूरी कड़ी तैयारी होने वाली है, तो ज्वाइन कर लेना नए बैच में इन केस अगर आपका कोई एग्जाम इस बार रह गया है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज मैच्ड करेक्टली। तो सीआईआरपी के बारे में कौन सी चीज करेक्टली मैच्ड है उसके बारे में बताना है। एलिजिबिलिटी इज फॉर ऑल कॉर्पोरेट डेप्टर्स ओवर ₹1 करोड़। तो डेप्टर्स, कॉर्पोरेट डेप्टर्स होते हैं, एलिजिबिलिटी अगर सीआईआरपी के तहत करनी है आपने तो उनकी एलिजिबिलिटी अमाउंट क्या रहता है? 1 करोड़ रहता है, ये कहते हैं कि फॉल्स है। हमने बताना है कौन सी मैच्ड है करेक्टली, उसके बारे में बताना है। टाइमलाइन इज 180 डेज, एक्सटेंडेबल अप टू 360 डेज मैक्सिमम, इसको ट्रू कहा गया है। ऑप्शन सी इट सेज कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर इज लिक्विडेशन, यानी कि अगर सीआईआरपी फेल हो जाता है तो लिक्विडेशन हो जाएगी। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मैच करेक्टली। तो जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कौन सी चीज यहां पर करेक्टली मेंशन्ड है। देखो एक प्रोसेस होता है सीआईआरपी के बारे में, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो प्रोसेस होता है वो सीआईआरपी होता है, और एक प्रोसेस होता है आपका पीआईआरपी, यानी कि प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर एमएसएमई, पीआईआरपी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये एमएसएमई के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और इसमें क्या होता है कि अप टू 1 करोड़ तक का अमाउंट जो होता है वो इसमें जाता है, पीआईआरपी के प्रोसेस में जाता है, ठीक है। और ये प्री पैकेज्ड होता है, जबकि सीआईआरपी का जो अमाउंट होता है इट्स एक्चुअली 1 करोड़ और अबव, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का जो अमाउंट है वो आपका किस में जाता है? सीआईआरपी में जाता है। तो एलिजिबिलिटी जो होती है ओवर 1 करोड़ होती है। दिस सेइंग फॉल्स है ये, तो दैट इज एक्चुअली पर्टिकुलरली सही है भाई, ये पर्टिकुलरली फॉल्स है क्या? नो, दिस इज पर्टिकुलरली फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स नहीं है, दिस इज ट्रू, ठीक है। टाइमलाइन कहा गया है कि टाइमलाइन इज पर्टिकुलरली 180 डेज की 180 दिन की टाइमलाइन है, विच इज एक्सटेंडेबल अप टू 360 डेज। तो अप टू 360 डेज नहीं है, इसका जो मैक्सिमम होता है 330 डेज का रेजोल्यूशन होता है। सो दिस इज आल्सो नॉट मेंशन टू बी करेक्ट। तो ये करेंगे ट्रू है, जबकि ये फॉल्स है, तो ये भी गलत हो गया। कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर, यानी कि अगर सीआईआरपी फेल हो जाता है, अगर सीआईआरपी फेल हो जाता है तो पर्टिकुलरली क्या होएगा? तो यहां पर आपका लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो यहां पर सही है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, पीआईआरपी के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ऑप्शन जो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर, वो तो यहां पर हो गया है। लेकिन साथ ही साथ आपको जानना जरूरी है कि पीआईआरपी क्या होता है। जैसे पीआईआरपी मैंने आपको पहले बताया, दिस इज प्री पैकेज, एमएसएमई के लिए होता है, प्री पैकेज होता है।
एंड इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर जो कोई डेप्टर है वो फेल हो गया है, वो नहीं चल रहा है, तो 1 करोड़ तक का अमाउंट आपका पीआईआरपी में जा सकता है। एंड इसके केस में जो कॉर्पोरेट डेप्टर है वो उस चीज को खुद इनिशिएट करता है, यानी कि पीआईआरपी को कौन इनिशिएट करेगा? कॉर्पोरेट डेप्टर खुद इनिशिएट करेगा एंड पोस्ट अप्रूवल उसको पर्टिकुलरली ये इनिशिएट करना होता है। यानी कि कॉर्पोरेट डेप्टर कहता है कि मेरे से पे नहीं हो रहे हैं, तो अपने शेयर होल्डर से यहां पर अप्रूवल लेता है और पीआईआरपी का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट यहां पर हो जाता है। और इसके केस में रेजोल्यूशन प्लान जो होता है वो 90 डेज के अंदर अंदर कवर करना होता है, जबकि सीआईआरपी के केस में हमने देखा कि रेजोल्यूशन प्लान जो होता है वो 180 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, जिसको 330 दिन तक आगे चला सकते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, इस केस में ऐसा नहीं होता है। आपको 90 डेज में रेजोल्यूशन जो प्लान होता है वो यहां पर सबमिट करना होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, और 120 दिन में पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करना होता है। कोई एक्सटेंशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसमें नहीं मिलती है। और अगर हम बात करें कि फेलियर की, अगर यहां पर पीआईआरपी का प्रोसेस फेल हो गया, अगर पीआईआरपी का प्रोसेस फेल हो गया तो जो रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी वो सीआईपीआर के केस में स्टार्ट हो जाएगी, सीआईआरपी के केस में स्टार्ट हो जाएगी, इस रेजोल्यूशन प्लान के केस में स्टार्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये पार्ट यहां पर क्लियर हो गया। तो इसके साथ ही हमारी जो आईबीसी की केस स्टडी है वो यहां पर कवर हो जाती है।